नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पश्चिम बंगाल करीब-करीब 1 सप्ताह से जल रहा है। मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के इलाके, कुछ दूसरी जगहों पर, कलकत्ता में तो बसों से, ट्रकों से भर-भर करके लोगों को लाया जा रहा है, इकट्ठा किया जाता है, प्रदर्शन करवाया जाता है। और मुर्शिदाबाद में लोग, ये जो हिंसक लोग हैं, ये बेकाबू हो गए हैं। सैकड़ों परिवारों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया है, उनको तोड़ा गया है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केवल इतना भर बयान दे रही हैं कि साहब, हम वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू नहीं होने देंगे, तो फिर आप लोग हिंसा क्यों कर रहे हैं? जो जमीनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, पुलिस और प्रशासन हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी और हत्या करने वालों पर कोई सख्त कार्रवाई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। लोगों का ये कहना है कि जब से सीआरपीएफ आई है, केंद्रीय सुरक्षा बल आए हैं, तब से थोड़ा सा दहशत में है दंगाई, वरना पुलिस का उन पर कोई खौफ नहीं था। आज 2-3 विषयों पर बात करेंगे। मीलोड्स राष्ट्रपति को निर्देश देने लगे हैं, राज्यपालों को बाउंड करने लगे हैं। इस पर भी जरा चर्चा करेंगे, उनकी सीमाएं क्या हैं। और हर एक संवैधानिक संस्था की अपनी एक सीमा है और कुछ गरिमा और मर्यादाएं भी होती हैं। और ये जो लुटियन मीडिया पश्चिम बंगाल की हिंसा पर एकदम चुप्पी साधे हुए है, मरघट जैसा सन्नाटा दिखाई दे रहा है, जरा इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके, हमारे सबके प्रिय और राजनीतिक मामलों के भी और तमाम दूसरे मामलों के भी मर्मज्ञ, चिंतक, मनीषी और सीनियर पत्रकार, लेखक भाऊ तोरसेकर। तो भाऊ साहब से जुड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भाऊ नमस्कार। नमस्कार, बहुत स्वागत है भाऊ। भाऊ, पश्चिम बंगाल पर आज योगी आदित्यनाथ भड़के हैं। हरदोई में उनकी सभा थी। सभा क्या थी? वो कुछ योजनाओं, परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन करने गए थे। वहाँ जो पब्लिक आई थी उनको संबोधित कर रहे थे और उन्होंने ममता बनर्जी की चुप्पी पर, इन दंगाइयों पर ये कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं और अगर आपको बांग्लादेश पसंद है तो आप वहीं चले जाइए। और उन्होंने ये कहा है कि सेकुलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट दी जा रही है वहां पर, और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे बैठी है। तो ये तो अभी की बात नहीं है ना, ये बहुत पहले से हो रही है। अब जब ममता नहीं थी तब से हो रही है, ये आज की बात तो बिल्कुल नहीं है। आपको याद होगा कि जब ममता दीदी कांग्रेस में थी, फिर उन्होंने अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाई, तो बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट हुआ करती थी। और उस वक्त बांग्लादेशियों को रोकने के लिए ये जो जनगणना, यानी कि आपकी भाषा क्या है, आप कहाँ जन्म है आपका, आपका सब प्रोफाइलिंग करना, ये तो मांग लोकसभा में खुद ममता ने की थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गई तो मुख्यमंत्री क्यों बनी है भूल गई है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्सेस बंगाल में लगाए गए 2000 कुछ मेरा ख्याल है 2011 में, राव नाम के कोई स्पेशल ऑफिसर थे चुनाव आयोग के, उन्होंने वो प्लान किया था और पहली बार बंगाल में मेरा ख्याल है 8 दौर में वोटिंग हुआ था। 8 दौर में
30-35 चुनाव क्षेत्रों में वोटिंग होता था, फिर वो फोर्स पूरा का पूरा उठाकर 5 दिन में दूसरी जगह लेके जाते थे। तो उसके परिणाम में ममता दीदी को बहुमत मिला, क्योंकि पोलिंग बूथ कैप्चर करना पड़े, जो गुंडे सब करते थे सीपीएम के लिए, लेफ्ट फ्रंट के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस के कारण चुप हो गए। लोकल पुलिस का उनको आश्रय था, लेकिन अगर बूथ का पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्सेस में आ गया तो उसके परिणामतः ममता दीदी जीत गई थी। तो ये जो गुंडे वगैरह होते, मैं कभी नहीं मानता कि गुंडे इतने शक्तिशाली होती है। जब शासन प्रशासन और पुलिस का उनका संरक्षण होता है तब जाके वो गुंडा कोई, ये दाऊद कौन है? दाऊद तो एक पॉकेटमार था, उसको इतना बड़ा गुंडा माफिया किसने बनाया? जब उसको मुस्लिम पुलिस डिपार्टमेंट का आश्रय मिला, उसको संरक्षण मिल गया, उसके बाद वो बड़ा हो गया। 10-12 पॉकेटमार इकट्ठे किए, फिर रास्ते वालों को लूटने लगा, दुकान वालों से उगाई शुरू की। बड़ा होते 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 तो एक बात साफ है कि वो जो लेफ्ट फ्रंट के साथ गुंडे थे वो इनके साथ आ गए, तो उसमें ज्यादा मुस्लिम है, इसलिए हम कहते हैं कि वो मुस्लिम है। यूपी में भी मुस्लिम गुंडे थे, माफिया थे, लेकिन क्या विकास दुबे कौन मुस्लिम था? नहीं था, लेकिन उसको भी एनकाउंटर में मार डाला। तो हमको बंगाल की सिचुएशन समझना जरूरी है कि वही गुंडे आ गए, और अब आहिस्ते आहिस्ते जब तक लोग तंग नहीं होते, 2012 में अखिलेश की बहुमत आ गई और पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश गुंडों के हवाले हो गया। उसके परिणाम तहा 2017 में बीजेपी आ गई। तो लोगों को भी एक बात है कि लोगों को भी जब तक चुभता नहीं और चुभने के बाद भी चुप बैठे, उनको जब तक खून निकलता नहीं तब तक अपने आप पर छोड़ना चाहिए। पिछले समय टाइम था, अकेले 211 सीटें वगैरह ममता को आई, वो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक से नहीं आई है, उसमें आधे से ज्यादा तो हमारे हिंदू है ना, जिन्होंने ममता दीदी को वोट दिया है। तो वो चाहते हमारा खून और बहे, तो बहने दो, आ जाओ आराम से। जब एक बात है, डॉक्टर के पास आओ जाओगे, डॉक्टर आपको दवाई देता है, नहीं नहीं ये बहुत कड़वी है, हमें नहीं चाहिए, तो जाओ भाई, मरने के 2 दिन पहले आ जाओ, फिर वही दवाई दे देंगे। तो हर कोई बात अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने करनी है तो आप क्या करने वाले हो? हमने एक वोट दिया, काम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं है। आपने वो एक वोट दे दिया, जो बीजेपी 3-4 एमएलए की थी वो 77 बन गई, तो अगले 5 साल में या अगले 2.5 साल में लोकसभा आती है, अगले 5 साल में विधानसभा आती है। तो आपको अगर निजात पाना है उस गुंडाई से, तो आपको अगले 5 साल आपने जैसे और 10-15 वोटर हर एक को पैदा करने पड़ेंगे, तब जाके 50-60% जो हिंदू है वो एकजुट होकर ममता और ममता के गुंडों को पराजित कर सकती है। उसके लिए हथियार की जरूरत नहीं है, आपको उससे मुक्ति पाने की इच्छा जरूरी होती है। आपको बीमारी से अलग होना है, बीमारी से मुक्ति पानी है, तो आपको तय करना पड़ता है। डॉक्टर नहीं तय कर पाता कि आपको भाई स्वस्थ बनाना है, ये डॉक्टर का डिसीजन नहीं होता, ये आपका डिसीजन होता है। और जब आपका डिसीजन होता है तो आप बोलेंगे मैंने तो बीजेपी को वोट दिया था, अब बाकी हिंदू है वो नहीं दे रहे तो मैं क्या करूं? देखो एक बात होती है, अगर हाथ को या पैर को कुछ लगता है तो कड़वी दवा मुंह लेता है ना, मुंह अंदर लेता है। मुंह अगर बोले कि हाथ को लगा है, पैर से खून निकल रहा है, तो मैं कड़वी दवा मेरे को तो कोई जख्म नहीं हुई है, ऐसा अगर मुंह बोलेगा तो नहीं चलेगा। तो इसलिए जो पूरी बॉडी करके होता है उसको हम हिंदू बोल सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये होने वाला है, लेकिन जब तक चुभता है वो तब तक चला लेते हैं, लेकिन खून निकलता है तो बलूचिस्तान बन जाता है। बाबू, एक बात तो आपने बहुत पते की कही है कि जो वहाँ का हिंदू है, जो विभाजित है, वही अपनी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि बार बार हिंसा हो रही है, बार बार
निशाना बनाया जा रहा है, अब तो पलायन के लिए भी मजबूर हो गए। और ये बात, एक सवाल खड़ा किया जाता है कि केंद्र सरकार मौन क्यों है, राष्ट्रपति शासन इम्पोज क्यों नहीं कर देती है। नहीं, वो बिल्कुल आसान है, बोलने वाले के लिए तो बिल्कुल आसान है ना, क्योंकि आप तो करने वाले नहीं हो। एक बात होती है, जो तार पर से चलता है उसको बैलेंस संभालना होता है, आपको तो बैलेंस संभालना नहीं होता। बैट लेकर खड़ा है सचिन तेंदुलकर हो या सौरव गांगुली हो, उसको 10-15 सेकंड में बॉल आता है सामने, तो उसको फेस करना है, आपको तो नहीं करना है। आप तो स्टेडियम में बैठे हो उसकी गलतियां ढूंढने के लिए। उस पूरे 2 या 3 सेकंड में उसको डिसीजन लेता है कि मैं बैट कैसे घुमाऊंगा, तो उसके लिए सब आसान है और आपके लिए बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी बात नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि मोदी के पास या बीजेपी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट की ताकत है, लेकिन वो अगर गलत ढंग से इस्तेमाल हो गई तो दिल्ली की सरकार भी गिर सकती है, सत्ता हाथ से चली जा सकती है। तो आप कह रहे हो कि अभी अभी मुझे लगता है कि ये हो गया तो बढ़िया हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि अरे अंबानी का इसमें फायदा है, तो अंबानी इसमें 50,000 करोड़ क्यों नहीं लगाएगा। डूबेगा तो किसका डूबने वाला है, अंबानी का डूबने वाला है, आपका तो डूबने वाला नहीं है। अब मुकेश का ही भाई अनिल था, वो ऐसे जो कोई है अमर सिंह उनके पीछे दौड़ता रहा, यहाँ बिजली का प्रोजेक्ट लगा दिया, उधर किया, बैंक से लोन लिया, फिर दिवालिया हो गया। जो उसको हवा में चने के झाड़ पर चढ़ाने वाले थे वो तो अनिल अंबानी को बचाने नहीं आए। तो ये समझना जरूरी होता है। आपके लिए सब कुछ आसान है, आपके हाथ में हथियार है, बंदूक क्यों नहीं चलाते। आपको वो शोले फिल्म की एक सीन है, याद है कि वो गब्बर के लोग आते हैं, ये है, और बंदूक ठाकुर के सामने पड़ी है तो वो भाग जाते हैं। उसके बाद जब तो जय और वीरू, अमिताभ और धर्मेंद्र बोलते रहे तेरे सामने बंदूक पड़ी थी, तूने उठाई क्यों नहीं, तू रोक सकता था उनको। तो जब वो हाथ छोड़ देता है, शाल छोड़ देता है, तो उसके दोनों हाथ कटे हुए। तो जो आपको दिखाई दे रहा है वो शाल दिखाई दे रही है, लेकिन शाल के पीछे उसके कंधे से जुड़े हुए हाथ नहीं है। जब हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रहते तो अधिकार होते हैं, उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां आती है, विवेक से काम करना पड़ता है। तो लगा तो राष्ट्रपति शासन, आपको याद है राबड़ी देवी को हटाया था मोदी जी ने, अब वाजपेयी ने, क्या हुआ था, 4 महीने में वापस लाना पड़ा, क्योंकि जो सोनिया गांधी बोली थी कि ऐसे तो सरकार नहीं चल सकती, बिहार में तो पूरा जंगल राज हो गया, तो प्रमोद महाजन ने सोचा कि चलो राज्यसभा में सपोर्ट करेंगे, तो लोकसभा में इनका बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में बिहार के राष्ट्रपति शासन को सपोर्ट देने से सोनिया गांधी ने इनकार कर दिया, तो राबड़ी देवी को वापस लाना पड़ा। नाक किसकी कट गई, सोनिया गांधी की नहीं कटी, वाजपेयी सरकार की कट गई। तो ये जब बैठकर सोशल मीडिया पर या कहीं कहीं कुछ बातें कर रहे हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर है नहीं, वो तो सरकार नहीं चला रहे। तो सरकार चला रहा है, उसको सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि आज करेंगे, और अगर कल बोम्बई केस के जो शर्त है उसका क्या करेंगे वो भी देखना पड़ता है। तो इसलिए खड़ा होने दो। देखो जितनी बीमारी और बड़ी होती है ना, उतनी इमरजेंसी में ज्यादा जल्दी डॉक्टर के पास भागते हैं। तो 1 साल के बाद चुनाव है, मैं बोलता हूं कि एक तरीके से जो हमारे योगी बाबा की स्लोगन है, मंत्र है, बटोगे तो कटोगे, इसका ही प्रचार प्रसार ममता दीदी कर रही है। जो कर रही है गलत है, लेकिन उससे हिंदुओं के दिमाग में एक बात डाल रही है, जितने बटोगे उतने कटोगे। देखो इसका एग्जाम्पल है, सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, पश्चिम बंगाल में भी है। तो वो लोगों को तैयार होने दो। लेकिन इधर शुवेंदु अधिकारी का बयान में देख रहा था, शुवेंदु कह रहे थे कि तटस्थ पुलिस बल जब तक नहीं होगा तब तक स्वतंत्र
चुनाव नहीं होंगे, यानी ममता बनर्जी तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगी, तब तक यहाँ निष्पक्ष चुनाव की भूल जाइए। तो भाऊ, कई विश्लेषकों का ये भी मानना है कि साहब जब ये वक्फ अधिनियम को पारित करा सकते हैं दोनों सदनों से, तो राष्ट्रपति शासन की पुष्टि भी करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं। आप तो याद रखना चाहिए कि 2024 का चुनाव हुआ, उसमें इनके 300 से नीचे गिरकर 240 तक आ गए। लेकिन वो चुनाव होने से पहले मेरा ख्याल है शायद विज्ञान भवन में एक बड़े देश के सबसे सीनियर ऑफिसर जो होती है उनका एक सम्मेलन हुआ था। उसमें मोदी जी ने साफ साफ कहा था, अगली टर्म में कड़े से कड़े निर्णय की अमल करने के लिए तैयार हो जाओ। तो वक्त पास होने से वो तो शुरू हो गया। अगर वक्त पास हो सकता है तो ये भी पास हो सकता है, लेकिन उसकी तैयारी करनी पड़ती है। 8 तारीख को क्रिकेट का मैच होने वाला है, तो हम 6 बजे सुबह जाकर स्टेडियम पर पहुंच गए तो 6 बजे तो मैच शुरू नहीं होगा। उसका टाइमिंग होता है, उसकी तैयारियां होती है। लोग आते हैं, टिकट खरीदते हैं या पहले से टिकट खरीदा होता है, एक एक को सिक्योरिटी चेक करके अंदर भेजा जाता है। बाद में क्या बोलते टॉस होता है, ये बैटिंग करेगा वो बैटिंग करेगा, ये सब फॉर्मेलिटीज होनी बाकी होती है ना। कि मन में आ गया, वो तो क्या बोलते इंदिरा गांधी भी करती थी, उनको डर नहीं था। राज्यसभा में क्या होगा, इवन कोर्ट में क्या होगा, उसका इंदिरा गांधी को डर नहीं था। आज मोदी जिस ढंग में जिस तरीके की परिस्थिति में काम कर रहे हैं, उससे बहुत आसान परिस्थिति 40 साल पहले थी। इसलिए इंदिरा जी ने पूरा संविधान लपेटकर इमरजेंसी लगा दी थी, तानाशाही लाई थी। आज वो बात तो है नहीं। जितनी छूट उनको थी वो उतनी तो आज नहीं है। तो इसलिए इंदिरा जी से या और किसी से आप मोदी की तुलना करें तो वो गलत है, वो गलत है। अब मैं आपको किसकी हाँ रॉबर्ट्स की बात बताता हूं, जो रॉबर्ट्स नहीं, क्या विवियन रिचर्ड्स। तो विवियन रिचर्ड को, ये हमारा मनोज बाजपेयी है एक्टर, उससे बात हो गई तो बोल रहा आप तो दुनिया के सबसे बड़े, बोला मैं नहीं, गावस्कर सबसे बड़ा बैट्समैन है। तो बोला क्यों? तो मैंने बोला आसान बॉलर से रन बनाए। गावस्कर ने दुनिया के उस वक्त से सबसे खतरनाक बॉलर्स के सामने 10,000 से ज्यादा रन बनाए, और बिना तो हेलमेट के बने हैं, लेकिन कैसी परिस्थिति में बने हैं वो भी देखना पड़ता है। तो वो जानकार है। हम तुम आप कुछ बोले तो बात अलग है, लेकिन विवियन रिचर्ड जब गावस्कर का गुणगान करता है तो वो समझना भी जरूरी होता है। वो बताता है कि वो परिस्थिति अलग थी, मेरी परिस्थिति अलग थी। तो मोदी जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, उस परिस्थिति से तो इंदिरा गांधी को गुजरना नहीं पड़ा था। फर्क वो होता है ना। हम देखो, हम आरक्षण क्यों देते? पीढ़ियों से अगर दलित को कुछ चांस मिला नहीं है, उनकी पीढ़ियां ही पिछड़े पिछड़े करके पिछड़ गई है, तो उनको स्पेशल क्या बोलते स्पेशल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है। तो यहां हमको मोदी को स्पेशल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, जिसको पॉलिटिकल लैंग्वेज में आरक्षण बोला जाता है। कि भाई इसके मार्क ज्यादा है लेकिन इसके कम है, फिर भी इसको अपॉर्चुनिटी देनी है। बिल्कुल वही बात मोदी सरकार के लिए लागू होती है। भाऊ, ये लुटियन मीडिया क्यों चुप है? बंगाल की हिंसा पर कुछ नहीं कह रहा है, एकदम खामोश। और बांग्लादेश की हिंसा पर भी ये खामोश ही था, जब वहाँ हिंदुओं पर बर्बरता हो रही थी, उनके धर्म स्थलों को तोड़ा जा रहा था, बहू बहन बेटियों की असमत पर हाथ डाले जा रहे थे। ममता दीदी के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए चुप्पी साधे बैठे हैं। और कहीं हाथरस में या कहीं उत्तर प्रदेश में या बीजेपी रूल्ड स्टेट में कोई छोटी मोटी घटना भी हो जाए, तो कोई लिंचिंग हो जाए, तो उस पर आसमान सिर पर उठा लेते हैं।
हिंदुओं नहीं पर वो कुछ तो भी हो तो ये चुप नहीं रहेंगे। नहीं, आप उनकी भी सिचुएशन समझ लो, तो आप उनको ब्लेम नहीं करोगे। उनको मोदी पसंद नहीं है, तो मोदी के खिलाफ जो भी कोई करेगा वो उसको पसंद करते, वो पसंद करते, क्योंकि उनको मोदी से नफरत है, बीजेपी से, आरएसएस से नफरत है। तो अगर कोई बलात्कारी भी मोदी के खिलाफ बोल रहा है तो उसको साधु महात्मा बनाकर पेश करेंगे। तो इनको उनकी अपनी कोई पसंद नहीं है, ना पसंद ही उनकी पसंद बन गई है। तो उनको मोदी पसंद नहीं है, लेकिन दूसरा कोई नापसंद इंसान है, वो अगर मोदी को गाली देता है वो इनकी पसंद बन जाता है। तो इसलिए मणिपुर के बारे में चिल्ला रहे थे, लेकिन बंगाल के बारे में चुप है, बांग्लादेश के बारे में चुप है। आप भूल गए हो तो पिछला पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हो गया था, उसके बाद भी कम से कम 5,000 हिंदू परिवारों को भागकर असम जाना पड़ा था, तब भी ये लोग नहीं बोले थे। और जितना ये बीजेपी सत्ता में आने के बाद बोल रहे हैं, उसके पहले तो मुजफ्फरपुर, भागलपुर कितने दंगे हुए, मुरैना, आपको ज्यादा याद है, आप उत्तर प्रदेश से हो, उत्तर भारत से हो, कभी किसी दंगे का इतना कैपिटल नहीं किया गया था पॉलिटिक्स में जितना मोदी के एक गुजरात के बारे में किया गया। क्योंकि इनको मोदी पसंद नहीं है, उनको आरएसएस पसंद नहीं है, तो वो जो भी करेगा गलत होगा। इसी को तो दलित का मतलब क्या होता है, कभी जो हमारे यहाँ चातुर्वर्ण मनुस्मृति को गाली देते हैं, वो गाली देने वाले ही मनुस्मृति का पालन कर रहे। जो दलित होता था उसका गुनाह क्या था, उसने दलित करके जन्म लिया, वही तो उसका गुनाह है। ये जो थॉट है वो आज सेक्युलर बन गया। अगर तुम आरएसएस को मानते हो बस वही तो गुनाह है, तूने गुनाह करने की जरूरत ही नहीं है। तुम आरएसएस में हो, तुम बीजेपी में हो, तुम मोदी का समर्थक हो, बस गुनहगार हो, उसका कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जैसे एक दलित पिछड़ा करके जो कुछ आप लेबल लगा दोगे, उसके बाद उसका स्पर्श भी वर्ज्य हो जाता है, था ना ऐसा? आज भी वही है। आप मुसलमान हो, आप दलित हो, आप बीजेपी को वोट देते हो। जिस ढंग से सेक्युलर पत्रकार बात करता है वो सोचो जरा, वो उसमें आपको वो सवर्ण ब्राह्मण कंसेप्ट दिखाई नहीं दे रही है कि मुस्लिम कैसे बीजेपी को वोट दे सकता है, एक दलित पूजा अर्चा कैसे कर सकता है। समझे आप? समानता देखो, एक दलित है, पिछड़ा है, तो वो मंदिर में जाके पूजा अर्चा कैसे कर सकता है। एक मुस्लिम है, एक दलित है, वो बीजेपी को वोट कैसे कर सकता है। सिमिलरिटी देख रहे हो? तो ये बात होती है। पूजा अर्चा में एक मुंडी किसी जानवर की काटी गई तो वो भगवान का काम है, लेकिन खाटी कोई कटेगा किसी जानवर को तो वो बड़ा घोर पाप है, था ना? तो यहां क्या है, तो अखलाक की दादरी दिल्ली के पास अगर लिंचिंग हो जाए तो बड़ी बात हो गई, लेकिन पालघर में साधुओं का लिंचिंग हो गया, लेकिन सत्ता में उद्धव ठाकरे है, शरद पवार है, तो उस पर बात मत करो, उस पर पॉलिटिक्स मत करो। तो यही तो जो मनुस्मृति को गाली दे रहे हैं सेक्युलर बन के, वही तो असली मनुस्मृति का पालन कर रहे, रूप बदल कर। इसलिए मैं बार बार आपसे भी बात किया कि ये सब मायावी राक्षस है। जैसे रावण साधु का रूप लेकर उस सीता माई के कुटिया के सामने आया था ना, मारीच जो था वो कुछ हिरण का रूप लेकर दौड़ रहा था ना, वो मायावी राक्षस थे। तो सेक्युलरिज्म मानने वाले एक तरीके से आज के मायावी राक्षस है। वो जो बोल रहे हैं, उससे जो आवाज निकल रही है, जो शब्द निकल रहे हैं, उस पर भरोसा मत करो। खुद राम सीता माई फंस गए थे और लक्ष्मण भी भागा था ना। किस आवाज से भागा था? झूठे आवाज से। तो बस यही बात है, तो ये क्यों चिल्लाएंगे?
और भाऊ चलते चलते जरा मी लॉर्ड्स पर बात कर लें। ये हो क्या रहा है? मी लॉर्ड्स तो राष्ट्रपति को भी अब निर्देश देने लगे हैं और वो कह रहे हैं कि पॉकेट वीटो का राइट किसी को भी नहीं है, राष्ट्रपति को भी नहीं है। अतीत में तो 10-10, 12-12 साल तक राष्ट्रपति भवन में निर्णय लटके पड़े रहे। तब भी सुप्रीम कोर्ट था, तब भी मी लॉर्ड्स थे, तब भी बेंच ये काम करती थी। किसी ने राष्ट्रपति भवन को, राष्ट्रपति को दिशा निर्देश जारी नहीं किए। और इनकी शह की वजह से तमिलनाडु में एक अभूतपूर्व काम हो गया। उन्होंने 10 कानूनों को बिना राज्यपाल या बिना राष्ट्रपति की मोहर लगे नोटिफिकेशन जारी करके लागू कर दिया। और देखते ये तो देखो, ये सब होता रहा, दिल्ली में भी होता रहा ना। ये कौन होता है एलजी बोल रहा था ना केजरीवाल। एक बात आप समझ लो, आप जिस ढंग से सोचते हो उस ढंग से मत सोचो। 10 साल दिल्ली वालों ने हिंदू बौद्ध संघ के होकर भी केजरीवाल को झेला है, तो उस पर भी एक्शन मोदी या शाह ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया। क्योंकि अगर वो बदलाव इस देश को, जनता को नहीं चाहिए, तो उस जनता को सड़ने दो। उनको दवाई की अहमियत समझने तक रुकना पड़ता है। तो अच्छी बात है, तमिलनाडु में जो कुछ हुआ है तो वहां की जनता उसको जवाब देगी। आपके पास एक वोट है, वो समझ के दे, उसका वोटिंग करो। अब अगर ये हुआ है तो उसका अमल और जगह भी होगा, उसके परिणाम भी दिखाई देंगे। देखो, डरा डरा कर आप आगे मत आना, आगे मत आना, ऐसे सामने वाले हमलाखोर को बोलते रहोगे तो आगे आता रहेगा। आपको भी एक दिन आगे जाना पड़ेगा। लेकिन जब ऐसी बात होती है तो हम उसको आगे आने को चांस देते, ताकि वो हमारे शिकंजे में आ जाए, हमारे ट्रैप में आ जाए। एक मिलॉर्ड जो को आप बोल रहे हो, कोर्ट बोल रहे हो, ये एक भूलते हैं कि उनकी अपनी कोई मशीनरी नहीं है। उनकी अपनी कोई मशीनरी नहीं है। अगर वो संविधान के अधिकार से आगे चले जाएंगे तो जो संविधान से ही बनी सरकार है, वो भी सरकार आपका आदेश मानने से इनकार करेगी। आप राष्ट्रपति नहीं हो, और अगर आप एक पास हुआ विधेयक है वो अमल में लाने की मुक्ति देते हो, तो आपका कहना भी सुप्रीम कोर्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जरूरी नहीं होता। आप बोलो हम करेंगे नहीं, आप बोलते रहो, कोई बात नहीं। आपको याद दिला दूं, जब मोदी 2014 में चुनाव जीत गए, और शायद मेरा ख्याल है 2015 या 16 की बात है, जब बाबरी गिराने का मामला सीबीआई ने क्लोज किया था, उसको इलाहाबाद कोर्ट ने ओपन किया और सब आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने को बोला, तो उसी आदेश में एक ऐड किया था कि भाई अभी कल्याण सिंह पर मत करो, क्योंकि वो राजस्थान के राज्यपाल है, जब तक वो राज्यपाल है उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होगा। अगर तमिलनाडु में कोई जज ऐसे कर रहा है तो उसको बहुत जल्दी पता चलेगा क्या होता है। एक जज के घर में तो आग लगी है और इनका भांडा फूट गया, बाकी सबकी क्या क्या चीजें हैं वो भी सामने आ जाएगी। तो देखो, एक बात होती है जिसको हम हमारे मराठी में जिसको हथगाईची लड़ाई बोलते हैं, अंतिम फेज में जब लड़ाई आ जाती है तो बस या तो जीतो या मरो। तो ये सब लोग, मोदी जी अल्पमत में है लोकसभा में, और जिस ढंग से यह सब चल रहा है इसको हमारे मराठी में हथगाईची लड़ाई बोलते हैं। यानी आखिरी दौर की लड़ाई चल रही, या तुम रहोगे या हम रहेंगे। तो ठीक है, जो कुछ जज कर रहे करने दो, उनको भी पता चलेगा उनकी औकात क्या है,
उनकी औकात क्या है। आपको याद बहुत होगा पाकिस्तान में जब एक समय आ गया था तो परवेज मुशर्रफ जो वहां के मिलिट्री डिक्टेटर थे, उन्होंने बोला पूरा कोर्ट ही डिस्पेस कर दूंगा, ये कर दूंगा, बर्खास्त कर दूंगा। तो चुपचाप बैठे और उनकी बात मान ली थी। तो ये बात होगी, ये आपको करनी है। देखो आपको कितनी शर्मिंदगी से अलग होना है ये आपको तय करना है। फिर वो कोर्ट हो, कांग्रेस हो, अपोजिशन हो या मीडिया हो। मीडिया की हालत तो आप देख रहे हो। बिल्कुल। और ये एक भूल जाते हैं कि मोदी जी इमीडिएट रिएक्ट नहीं होते, वो अपना समय लेते हैं अपना। आपको याद, और एक बात मजेदार याद कर, गावस्कर ओपनिंग को जाता था तो पहले 2-3 ओवर खेलते खेलते एक भी रन नहीं बनती थी, बस वो खड़ा होके प्लेड करता था। लेकिन 5-6 ओवर डालते डालते जो फास्ट बॉलर होते थे उनकी एनर्जी खत्म हो जाती थी, उनका स्पीड कम हो जाता था, उनकी भेदकता कम हो जाती थी, बाद में वो उनको कुटता था। बस मोदी और गावस्कर की ये तुलना करो तो आपको पता चलेगा आहिस्ते आहिस्ते क्या होने वाला है। बहुत सही बात आपने कही है भाऊ। थैंक यू सो मच भाऊ, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला नमस्कार। और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की। आपके दर्शकों को बोल दो मैंने हिंदी का अलग चैनल बनाया है, जी जी प्रतिवाद, अगर उसको भेंट देकर सब्सक्राइब करें तो अच्छा रहेगा। जी जी। प्रतिवाद भाव का चैनल है तो उस पर भी आप जाकर के उनके विश्लेषण देख सकते हैं, हिंदी भाषा में ही आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाव। नमस्कार।